आज से जो स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे कि हर एक पिछला जो एग्जाम है उसको डिस्कस करते चले कि रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे हमारा 2018 का जो पीआरटी का केवीएस का एग्जाम होगा। ठीक है, आज हम केवीएस का पीआरटी का 2018 का रीजनिंग पोर्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आपको टॉपिक वाइज रीजनिंग करवा रही हूँ, सारे टॉपिक्स डलते भी जा रहे हैं। अगर किसी को उसकी पीडीएफ चाहिए हो तो वो उसका लिंक भी हमारा क्या है स्टडी पोर्टल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स भी आपको क्या है रीजनिंग के मिल जाएंगे, जो सारे टॉपिक मैं आपको करवा रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे लास्ट एग्जाम्स हुए हैं, जो हमारे प्रैक्टिस सेट्स हैं, वहां से हम क्या है रीजनिंग वाला पोर्शन उठाएंगे और उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते चलेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे क्या है केवीएस के अंदर हमारे आते हैं रीजनिंग से रिलेटेड। हमारे 10 क्वेश्चन फिक्स हैं कि रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस आते हैं हमारे केवीएस के अंदर पीआरटी वाले पोर्शन में, वो हमारे 10 क्वेश्चंस आते हैं। तो 2018 का पीआरटी का पेपर आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि हमारे लास्ट टाइम 2018 में केवीएस में किस तरह के रीजनिंग के क्वेश्चंस आए थे। तो माइंड में रखना है कि हम इस प्रैक्टिस सेट में क्या करने जा रहे हैं, रीजनिंग करने जा रहे हैं 2018 के पीआरटी। तो रीजनिंग वाला पोर्शन हमारा केवीएस पीआरटी 2018 का। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो भाई हमारा किस तरह क्वेश्चन आया है। इससे क्या है कि हमने टॉपिक कर लिए हैं, लेकिन हमारे जब एक साथ सब मिक्स होके आएंगे ना तो हमें उनमें से कौन कौन से टॉपिक हमारे हो चुके हैं, किनको आपको करने की रिक्वायरमेंट है, आप वो चीज क्या कर सकते हो, आप बता सकते हो कि मैम इस पोर्शन में हमें दिक्कत है, हमें ये टॉपिक करना है पर्टिकुलर। आप क्या मैसेज करके बता सकते हो कि जो भी टॉपिक आपको रीजनिंग का डिफिकल्ट लगता है या जो आप करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो कि इसके बारे में मुझे थोड़ा सा डाउट है या मुझे क्लियर नहीं है मैम, तो मुझे ये टॉपिक करवा दो। तो वैसे तो मैं सीक्वेंस में सारे ही टॉपिक आपको करवा रही हूँ, सारी सारी वीडियो डाली भी जा रही है। फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है जो रीजनिंग से रिलेटेड आपको करना है तो आप क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो कि आपको जिस भी टॉपिक से रिलेटेड क्या है इश्यूज है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हमारा 31 से लेके 40 तक का जो क्वेश्चन आया था केवीएस के अंदर पीआरटी में, उसमें 10 क्वेश्चंस थे हमारे 31 से लेके 40 तक जो क्या थे रीजनिंग के थे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। 31 क्वेश्चन था तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डिस्कस करने जा रहे हैं जो उसमें आया था हमारा 31 से 40 10 क्वेश्चन थे हमारे रीजनिंग के। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम उसका मतलब 31 कह सकते हैं, 31 वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्या दिया हुआ है, आपको एक इमेज दी हुई है, ठीक है, ऐसे आपके यहाँ पे मिरर रखा हुआ है। जस्ट आज ही मैंने रीजनिंग में ये टॉपिक करवाया आपको, क्या वाटर इमेज मिरर इमेज, उसी से क्वेश्चन आपका आया। मैंने कहा था ना कि छोटा सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो हमारे केवीएस में तो भाई इससे क्वेश्चन बन रहा है। तो यहाँ से पिछली बार पूछा हुआ है आपका क्या मिरर इमेज बतानी है। आपको इमेज दी हुई है, उसमें यहाँ पे आपका सी लिखा हुआ है, यहाँ पे डी बना हुआ है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे आपका ए है, और ये कह रहे हैं ए बी जो है ये आपका मिरर है और आपको इसकी क्या बतानी है, मिरर इमेज बनानी है। ठीक है, 31 से 41 तक रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ हम, कौन से 2018 के पीआरटी के। तो बड़ा सा बना लो, सी डी ए और पी। क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त आकृति का प्रतिबिंब है जबकि दर्पण की रेखा ए बी पर रखा गया, जिसको ए बी के बीच में दर्पण रखा गया। ये आपकी इमेज दी हुई है, यहाँ पे कह दिया जो ए बी लिखा हुआ है वो क्या है, यहाँ पर आपका एक दर्पण रखा गया, आपका मिरर रखा गया। तो ये जो ए बी है वो क्या है, आपका मिरर है। आपको इस इमेज की क्या बतानी है, मिरर इमेज बतानी है, क्या बनी। तो यहाँ पे मैं 4 ऑप्शन लिखने वाली नहीं हूँ, हम डायरेक्ट क्या बनाएंगे, मिरर इमेज बनाएंगे। जो मिरर इमेज हमारी बन रही है वो ऑप्शन में चेक करेंगे क्या ऑप्शन में वो इमेज गिवन है या नहीं है। तो यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट क्या है कि आपको मिरर इमेज बनानी आनी चाहिए। तो मैंने आपको मिरर इमेज वाले केस में क्या बताया था कि जो पोर्शन आपका मिरर के पास होता है आपको उसके पास में ही ड्रॉ करना होता है। या मैंने क्या बताया था कि मिरर इमेज के अंदर क्या होता है, लेफ्ट वाले पोर्शन को आप राइट में
और राइट वाले पोर्शन को आप लेफ्ट में कन्वर्ट कर देते हो, ये आपकी क्या रहती है, मिरर इमेज बन जाती है। अब लेफ्ट में आपका ये वाला पोर्शन है कर्व वाला, और राइट में क्या आपकी स्टैंडिंग लाइन है। तो हमें क्या पता है, लेफ्ट को राइट में करना है, राइट को लेफ्ट में करना है। तो ये जो स्टैंडिंग लाइन थी ना इधर वाली, ये चीज क्या थी, मिरर के पास में थी, तो ये चीज क्या बनेगी, मिरर के पास बनेगी। इधर जो चीज मैं बना रही हूँ ना, मैं आप इनकी क्या बना रही हूँ, मिरर इमेज बना रही हूँ। तो आप देखते जाना, मिरर के जो चीज पास होती है आपको उसको पास में ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मिरर के पास में सबसे पहले क्या है, स्टैंडिंग लाइन है, इसलिए मैंने सबसे पहले क्या ड्रॉ की, स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ की। फिर उसके बाद क्या है, ये 2 आपकी कर्व है, एक और दूसरी आपकी ये जो बिग वाली आउटर कर्व है, ठीक है। तो ये तो इसकी इस तरीके से बन गई कि ये आपका था, तो इसकी ये चीज तो ये फॉर्मेट होगी। अब नेक्स्ट चीज जो ध्यान रखना है, इसके अंदर कौन कौन से अल्फाबेट दिए, सी, पी, ए और बी। ए की मिरर इमेज मैंने आपको क्या बताई है, ए की मिरर इमेज हमेशा सेम रहती है। जब मैंने टॉपिक करवाया था मिरर इमेज, तो वहां पे मैंने बताया था कितने अल्फाबेट्स हैं जिनकी मिरर इमेज या बॉर्डर इमेज सेम रहती है। तो यहाँ पे ए की मिरर इमेज क्या रहती है, एग्जैक्टली सेम एज इट इज बनती है। तो जहां पे ए लिखा है ना, वहां पे आप एज इट इज ए लिख दो, उसकी मिरर इमेज भी ऐसी कैसी बनेगी। क्यों, क्योंकि इसका लेफ्ट और राइट पोर्शन सेम है। तो इस ए का जब आप मिरर में देखोगे तो वो ए जैसा ही दिखाई देगा, और उसका कोई भी लेफ्ट राइट चेंज नहीं है, तो मिरर की इमेज के अंदर भी चेंज नहीं आएगा। अब ये जो डी है, तो कौन से वाला डी का कौन से वाला पोर्शन आपका मिरर के पास है, कर्व वाला पोर्शन है ना, और ये जो स्टैंडिंग लाइन वाला पोर्शन था वो क्या था, दूर था। तो वो ऐसे ही बनाना है आपको, जो आपका कर्व वाला पोर्शन है ना वो तो आएगा ऐसे, और जो आपका स्टैंडिंग वाला पोर्शन है वो आएगा ऐसे। तो ऐसे क्या बन जाएगी आपकी ये डी की मिरर इमेज दिखाई देगी। आपको क्या करना है, 4 ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें सारी चीजें करेक्ट होना है। किसी में वो क्या करेंगे, इस वाले आउटर पार्ट को तो सही बना देंगे, अंदर के अल्फाबेट की सीक्वेंस को चेंज कर देंगे, डी की गलत बना दी मिरर इमेज उन्होंने, या कहीं पे सी की मिरर इमेज गलत बना दी, किसी ऑप्शन में बी की मिरर इमेज गलत बना दी। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको हर एक अल्फाबेट की मिरर इमेज बनानी आनी चाहिए, तभी आप ऑप्शन को क्या कर पाओगे, बेस्ट ऑप्शन को चूज कर पाओगे। तो ए की मिरर इमेज एज इट इज सेम रहती है, इसलिए मैंने ए की जगह पे ए लिखा। ए आपका मिरर के पास था, इसलिए यहाँ पे पास ही यहाँ पे बन गया आपका ए। अब यहाँ पे सी है, सी की मिरर इमेज क्या होती है, ये सी है, यहाँ पे मिरर है, तो मिरर के पास कौन सा वाला पोर्शन है, ओपन वाला। तो सी की जो मिरर इमेज होती है वो ये होती है भाई, सी की मिरर इमेज क्या होती है, ये होती है। तो यहाँ पर सी की मिरर इमेज कैसे बनाऊंगी मैं, ऐसे बनाऊंगी, ये होगी हमारा सी। उसके बाद क्या है पी, पी रखा यहाँ पे, और पी की क्या बनानी है मुझे, पी की क्या बनानी है, ये है मेरा मिरर, और पी की मिरर इमेज बनानी है। तो मिरर के पास कौन से वाला पोर्शन है, कर्व वाला पोर्शन है, और जो स्टैंडिंग वाला पोर्शन वो क्या है, दूर है। तो पी की मिरर इमेज कैसे बनेगी, आपकी 9 जैसी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, ऐसे बना दूंगी। तो पी की मिरर इमेज बन गई ये, सी की मिरर इमेज बन गई ये, डी की मिरर इमेज बन गई ये, और ए की मिरर इमेज सेम रहती है, इसलिए ए की जगह पे मैंने एज इट इज ए लिख दिया। ठीक है, मिरर के पास ये स्टैंडिंग लाइन थी, तो मिरर के पास ये स्टैंडिंग लाइन, ये कर्व वाला पोर्शन मिरर से दूर था, तो ये कर्व वाला पोर्शन मिरर से दूर बन गया। तो इस इमेज की आपको क्या बतानी थी, मिरर इमेज बतानी थी। क्या बतानी थी, मिरर इमेज, या फिर इंग्लिश में क्या कह सकते हो, दर्पण प्रतिबिंब। तो वो आपका ऐसा बनेगा, हिंदी में क्या बोलोगे, दर्पण प्रतिबिंब। भाई हम 2018 के पीआरटी का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, 2018 के केवीएस के पीआरटी का रीजनिंग पोर्शन, सिर्फ 10 क्वेश्चन जो 31 से 40 तक आए थे, कि आपको ये पता हो कि रीजनिंग किस लेवल की आती है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा किससे आया है, मिरर इमेज वाले पोर्शन से, मिरर इमेज वाले चैप्टर से आया है। तो मिरर इमेज कैसे बनाती है ये ऑलरेडी मैंने आपको करवा दिया, पूरा टॉपिक आपका रीजनिंग का वहां से कर सकते हो। तो यहाँ पर ये देख लो कि मिरर इमेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आप अलग अलग पहले ऐसे लिख के देख लो, उनकी मिरर इमेज देख लो, कि फिर आपको उसे मैच करना है कि सी की मिरर इमेज कैसे होती है, ये बनती है, पी की मिरर इमेज कैसे बनती है, ऐसे बनती है। ऐसे ही आपने डी की मिरर इमेज बना के देखनी है, डी की मिरर इमेज कैसे बनती है। अभी यहाँ पे दर्पण है, डी के पास कौन सा पोर्शन है, कर्व वाला पोर्शन है, फिर कौन सी लाइन है, स्टैंडिंग लाइन है। तो डी की क्या बन जाएगी भैया, आपकी मिरर इमेज क्या बन जाएगी, ये वाली बन जाएगी। फिर वो कौन सा अल्फाबेट था, ए अल्फाबेट था, ए की मिरर इमेज क्या थी,
एज इट इज सेम रहनी है। क्यों? क्योंकि ए का लेफ्ट और राइट एक जैसा होता है, तो ए की मिरर इमेज में फर्क नहीं आएगा। तो हमें मैच करना है कि ए की मिरर इमेज ऐसे कैसे ठीक है, डी की इमेज ऐसी बननी चाहिए थी, इस ऑप्शन में बनी हुई है, पी की मिरर इमेज ऐसी बननी चाहिए थी, इस ऑप्शन में पी की मिरर इमेज ऐसी बनी हुई है, सी की मिरर इमेज उल्टा सी इधर बनना था, ये तो राइट साइड में ओपन था, इस वाले पोर्शन में लेफ्ट साइड में ओपन होगा, तो सी की मिरर इमेज ऐसी बननी चाहिए थी, इस ऑप्शन में ये बनी हुई। तो जहां पर हमारी सारी चीजें करेक्ट होंगी कि इस पोर्शन का, बाहर वाले पोर्शन का मिरर इमेज सही दिया हुआ है, अंदर जो ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं उनका भी मिरर इमेज करेक्ट दिया हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा ये वाला करेक्ट हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में आपको ये वाला पोर्शन मिल जाएगा, आप क्या कहोगे, दिस ये क्या है, इस ऑब्जेक्ट की हमारी मिरर इमेज कहलाएगी। यहाँ पे इस ये क्वेश्चन था आपका केवीएस में 31 क्वेश्चन पे कि आपको इसकी क्या बतानी थी, मिरर इमेज बतानी थी, और वो मैंने आपको बता दिया कि वो आपको इस तरीके से बनेगी। आपको क्या करना है, जो पोर्शन मिरर के पास है मिरर इमेज में, उसको उसके पास ही ड्रॉ करना है। यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन थी तो यहाँ स्टैंडिंग, और सी पास था सी पास, पी दूर था तो पी दूर, डी पास है तो डी पास, ए यहाँ पे था तो यहाँ पे, ठीक है। ये बन गई इसकी मिरर इमेज, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 32 क्वेश्चन क्या था रीजनिंग का। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, जो मिरर इमेज से आया हुआ था भाई, ध्यान रखना कि आपको टॉपिक दे रहे हैं, कौन सा टॉपिक आपके जिनसे क्वेश्चन बन सकता है। रीजनिंग में देखो 15-20 टॉपिक ही होते हैं, और आपको 10 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो उनको किसी भी टॉपिक से वो क्या है, वो 10 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप अपनी मर्जी से कोई 10 टॉपिक नहीं सिलेक्ट करना, आपने ये 10 पिछली बार इन्हीं में से आया था, मैं सिर्फ वही करता हूँ, ऐसा नहीं है। 15-20 टॉपिक में से कहीं से भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, डिपेंड करता है। तो हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं वो देखते, वो जरूर देखना है कि वहाँ पे किस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 क्वेश्चन, या फिर सेकंड क्वेश्चन कह सकते हो जो हम कर रहे हैं। उसमें क्या कह रहे हैं, संख्याएं 3, 4, 5 का वही संबंध बताइए। कह रहे संख्याएं 3, 4, 5 का वही संबंध बताएं, वही संबंध बताइए, ठीक है। बताइए जो संबंध आपका 1, 2, 3 का 149 तक संबंध 1, 2, 3 का 149 के साथ है। सेकंड क्वेश्चन आया आपका ये, ठीक है। ये आपको संख्या 3, 4, 5 का वही संबंध बताइए। क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला पार्ट जिसको आपको बताना है। किसके ऊपर बेस्ड बताना है, इसके ऊपर बेस्ड। ये आपको सोल्व करके देखिए 1, 2, 3 का 1, 4, 9 के साथ जो संबंध है वही संबंध 3, 4, 5 का किसके साथ होगा, ठीक है। अब भाई 1, 2 और 3 का 1, 4 और 9 के साथ कैसे संबंध दिखाई देगा आपको। 1 से तो ना भी समझ आए, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। हमने इन दोनों को देखा कि भी 4 लिखा हुआ तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 9 लिखा हुआ है 3 के साथ तो 3 का स्क्वायर होता है आपका 9। तो ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, मतलब ये 1 क्या हुआ, ये 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 1, 2, 3 का 149 के साथ क्या संबंध है कि भाई ये इसके स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब वर्ग है, हिंदी में अगर बात करो वो उसका क्या है, वर्ग है। 1, 2, 3 का वर्ग क्या होगा, 1, 4 और 9। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। तो आप कैसे ले सकते हो कि आपको 1, 2 और 3 दिया है और इसका संबंध किस साथ दिखा रहे हैं, 1, 4 और 9 के साथ। तो कैसे होगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ये ऐसे बने हैं हमारे, ठीक है। हम इसको ऐसे ले सकते हैं, इससे ये चीज का संबंध है। तो हमें किससे बनाना है, 3 का, 4 का, 5 का बनाना है। जब हमें ये पता चलेगा कि स्क्वायर करके लिखे हुए हैं तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और आपका 5 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 5 का स्क्वायर 25। तो अब जिस ऑप्शन में 9, 16 और 25 दिया होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया भी 1, 2, 3 का
1 4 9 के साथ जो संबंध है वही संबंध 3 4 5 का किस संख्या के साथ होगा। तो भाई ये इसके वर्ग थे, स्क्वायर थे, तो आपको इनका भी क्या कर देना, वर्ग कर देना है। तो 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25। तो 9 16 और 25 जिस ऑप्शन में होंगे एक साथ, तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि 3 4 5 का संबंध हो जाएगा आपको किसके साथ, 9 16 और 25 के साथ। ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन में आपसे पीआरटी में पूछा गया था 2018 वाले में। ठीक है, पहले भाई आपके रीजनिंग क्वेश्चंस थे वो ज्यादा आते थे, लेकिन जब से 2018 में पैटर्न चेंज किया है तो वहां पर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो रीजनिंग वाले क्वेश्चन से क्या है, 10 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग में आते हैं पीआरटी में। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। आपका 10 क्वेश्चन आए थे, तो पहले हम 10 के 10 क्वेश्चन 2018 के डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो लास्ट ईयर जो भी आए हैं वो सारे पेपर से हम रीजनिंग अटेम्प्ट करेंगे कि आपको पता रहे कि आपकी केवीएस के अंदर रीजनिंग किस लेवल की आती है, किस किस टॉपिक से आती है, किस लेवल की आती है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है भाई आपका, आपको दो एक ये दी गई है। ठीक है, क्या है, ये इमेज 1 कह दिया, ये इमेज 2 कह दिया, इनके बीच में रिलेशन दिखा दिया कि 1 का 2 से। ये कह रहे हैं इस क्वेश्चन में दो आकृतियों में कुछ संबंध है, इन दोनों आकृतियों में कुछ ना कुछ रिलेशन है, कोई ना कोई संबंध है। आपको क्वेश्चन में दिया है कि ये दो आकृतियां, इनके बीच में कोई ना कोई संबंध है। तो निम्नलिखित आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसका वही संबंध है जो इस आकृति में दिया गया। आपको कह रहे हैं ये तो गिवन है कि इन आकृतियों का जो संबंध है ना, आपको 4 ऑप्शन में से वही आकृति चुननी है जिनका सेम संबंध है जैसा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में दे दिया आपको एक सर्कल बनाया, उसके अंदर एक ट्रायंगल बनाई और बाहर एक स्क्वायर ड्रा कर दिया। सेकंड ऑप्शन दे दिया आपको ट्रायंगल बनाई, इसमें एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर ड्रा कर दिया। थर्ड ऑप्शन दे दिया आपको एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर बनाया और बाहर एक ट्रायंगल बना दिया। फोर्थ ऑप्शन दे दिया आपको स्क्वायर बनाया, उसमें एक पेंटागन बनाई। पेंटागन मतलब जिसमें 5 साइड होते हैं, पंचभुज जिसको बोलते हैं, हिंदी में पंचभुज बोलते हैं, इंग्लिश में पेंटागन बोलते हैं। तो एक स्क्वायर बनाया, एक सर्कल बनाया आपका, सर्कल के अंदर एक पेंटागन बना दिया, पंचभुज बना दिया आपकी, और बाहर क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन था आपका ये दो आकृतियां दी गई हैं, इन दोनों आकृतियों में जो संबंध है वही संबंध इन 4 ऑप्शन में से किस में है, किस ऑप्शन के साथ यह आकृतियां बेस्ट रिलेशन आपको निकल के आता है कि ये आपको गिवन है और यही संबंध आपको इन 4 ऑप्शन में से किसी एक में से चूज करना है। तो पहले इस चीज को समझो कि क्या दिया गया, दो आकृतियां, एक पे नंबर 1 डाल दिया, एक पे नंबर 2 डाल दिया। यहाँ पे बाहर क्या था, एक सर्कल था और सर्कल के अंदर क्या बनी हुई थी, एक ट्रायंगल। और सेकंड ऑप्शन में क्या कर दिया, उस ट्रायंगल को बाहर बड़ा करके बना दिया, सर्कल को एलिमिनेट कर दिया, सर्कल हट गया और जो बाहर वाली चीज थी वो बड़ी बन के आपकी सेकंड उसके अंदर इमेज के अंदर शो हो रही है। इसके अंदर हमें ये रिलेशन समझ में आया था जो गिवन था। यहाँ पे बाहर सर्कल है, अंदर एक ट्रायंगल है, लेकिन यहाँ पे जो बन रहा है स्क्वायर बन रहा है, तो इससे इनका तो कोई रिलेशन समझ आया ही नहीं। यहाँ पर बाहर एक ट्रायंगल है, अंदर एक स्क्वायर है, यहाँ पर बाहर फिर क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। यहाँ पे इस जैसा रिलेशन दिखाई दे रहा है कि जो बाहर वाली जो डायग्राम है ना वो तो एलिमिनेट हो गया, अंदर वाली जो चीज थी वो बड़ी करके लिख दी। यहाँ पे जो ट्रायंगल थी वो तो एलिमिनेट हो गई, अंदर जो स्क्वायर का छोटा सा बॉक्स बना था उसको बाहर क्या करके बड़ा करके बना दिया। सेकंड ऑप्शन में हमें लग रहा है, फिर भी हम थर्ड एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन में पहले एक बड़ा स्क्वायर था, फिर उसके अंदर एक छोटा स्क्वायर था
और बाहर बाहर बन के क्या आ रही है आपकी ट्रायंगल, स्क्वायर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, लेकिन जो बन के आ रही है बाहर जो ऑप्शन के साथ दिखाई दे रही है क्या दिखती है ट्रायंगल। तो इसके अंदर तो ऐसा कोई संबंध हमें दिखाई दिया ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन में क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट वाले ऑप्शन के अंदर भी ये एक सर्कल था एक ट्रायंगल थी, लेकिन यहाँ पे जो बन रहा है वो एक स्क्वायर बन रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 पे आते हैं, बाहर एक सर्कल है अंदर एक पेंटागन है, लेकिन जो बाहर बन के आ रहा है वो क्या आ रहा है अंदर वाले आकृति तो हटा दी, बाहर वाला जो सर्कल था उसको एज इट इज सर्कल लिख दिया, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं था। हमें तो ये रिलेशन फाइंड करना है जो इन्होंने दे रखा है कि जिस तरीके से यहाँ पे किया गया वही आपको इन ऑप्शन में से देखना है किसके साथ किया गया। तो यहाँ स्क्वायर में से ट्रायंगल बाहर आके बड़ी बन गई थी, यहाँ पर भी ट्रायंगल में से स्क्वायर बाहर आके बड़ा बन गया, तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन था ये रिलेशन फाइंड करना था इन 4 ऑप्शन में, तो ऐसा ही रिलेशन हमारा सेकंड ऑप्शन में बन रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड वन। ठीक है, आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये चीज समझने की कोशिश किया करो कि क्या रहा है रीजनिंग के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या था कि बाहर वाली हट रही थी इमेज और अंदर वाली बड़ी होकर लिखी जा रही है, तो बाहर वाली हटा दो और अंदर वाली को बड़ा कर लिख दो, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हमारा क्या क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं 10 क्वेश्चन होने के बाद देखना है कि आपके किन किन पोर्शन से हमारे क्वेश्चन रीजनिंग में बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में, यदि कूट भाषा मतलब कोडिंग लैंग्वेज में, यदि किसी कूट भाषा में प्रिंसेस को क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम, PRINCESS प्रिंसेस CESS, यानी यदि किसी भाषा में प्रिंसेस को कैसे लिखा जाता है CINRPTU, यदि किसी कूट भाषा में, कूट भाषा का मतलब कोडिंग लैंग्वेज में, यदि किसी कूट भाषा में कोडिंग लैंग्वेज में, कोडिंग लैंग्वेज में यदि किसी कूट भाषा में प्रिंसेस को ऐसे लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में स्पाइस जेट को, तो इसी कूट भाषा में कोडेड लैंग्वेज में, ठीक है, इसी कूट भाषा में स्पाइस जेट को कैसे लिखा जाएगा, स्पाइस जेट को कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, क्वेश्चन है ये। आपको इसका तो बता दिया, अभी प्रिंसेस को तो आपको लिखना है इसकी तरह। अब इनमें देख लो भी आपस में क्या रिलेशन है, वही रिलेशन आपको लगाना है स्पाइस जेट के ऊपर, फिर इसका आंसर बताना है कि कोड लैंग्वेज में जैसे प्रिंसेस के लिए तो ये वर्ड यूज कर रहे हो, तो स्पाइस जेट कहीं पे वर्ड यूज करना है, तो उसके लिए आप कौन सा कोडेड लैंग्वेज यूज करोगे, क्या कोड आपका बनेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो चीज गिवन है वहीं से काम करना स्टार्ट करेंगे। हमें क्या गिवन है, प्रिंसेस गिवन है, हम लिखेंगे प्रिंसेस PRINCESS, प्रिंसेस लिखा और नीचे लिख दिया हमने ECINRPTU, ठीक है। पहले हम इसका रिलेशन फाइंड करेंगे, फिर हम निकालेंगे हमारे स्पाइस जेट के लिए, ठीक है। इसका तो हमें निकालना है, फिर हम स्पाइस जेट को निकालेंगे, इस पे रिलेशन क्या अप्लाई होगा। अब ये देखो P से E बन रहा है, R से C बन रहा है, I की जगह पे I ऐसे कैसे है, N की जगह पे N है जिससे, फिर C वाली पे P लिखा हुआ है, E पे P लिखा हुआ है, S की जगह पे T लिखा हुआ है, S की जगह पे U लिखा हुआ है। तो इसका मतलब किस तरीके से इसके बीच में रिलेशन किया गया है, ठीक है, वो समझना है। अब आप ये चीज देखो भाई, सॉरी यहाँ पे क्या था, R था, यहाँ पे R है ना, R फिर P फिर T, यहाँ पर I और N में कोई चेंज नहीं किया गया, ये तो क्या हो गया हमारे एज इट इज। पहले तो देखो कहाँ कहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पे नहीं। I और N एज इट इज सेम जगह पे रहे, और ऐसे कैसे लिखेंगे, I की जगह पे I ही लिखा है, N की जगह पे N ही लिखा है। अब यहाँ पे PR था, नीचे वाले कोड वर्ड में भी PR गिवन है, लेकिन जगह चेंज हो गई है। P कहाँ चला गया आपका,
इस जगह पे। आर कहाँ पे चला गया भाई, इस जगह पे। सेम आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है सी और ई, यहाँ पर भी क्या है सी और ई है, लेकिन जगह चेंज हो गई है। सी तो आपको कहाँ चला गया है, इस जगह पे, और जो लास्ट वाला ई था वो कहाँ चला गया, सबसे आगे। क्लोज करके क्या बन रहा है, टी यहाँ सबसे आगे था, यहाँ सबसे लास्ट में चला गया। यहाँ ई सबसे यहाँ पीछे था और ये यहाँ आगे आ गया। सी सेकंड पे था, यहाँ इधर से सेकंड पे हो गया। आर की पी की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, सी और ई की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, आई एन को एच डी रखा। यहाँ से तो ये बन रहा है। एस टी और यू वी में क्या फर्क पड़ रहा है, एस से नेक्स्ट क्या आता है, टी आता है, एस टी यू वी। और एस और यू में क्या फर्क पड़ रहा है, ये तो था एस कौन सी पोजीशन पे होता है 19, एस कौन सी पोजीशन पे होता है 19, टी कौन सी पोजीशन पे होता है 20 और यू कौन सी पोजीशन पे होता है 21। तो यहाँ पे क्या किया गया 19 से 20, यहाँ तो +1 किया गया है, यहाँ 19 से 21, यहाँ पे क्या किया गया है +2 किया गया। हमने सारी चीजें कैलकुलेट की भाई, जो भी हमें वर्ड दिया था। तो प्रिंसेस में क्या किया गया, जो लास्ट के 2 वर्ड है ना वहां पे तो +1 और +2 किया गया, पहले +1 फिर उससे नेक्स्ट वाले में +2। यहाँ जो बीच में 6 वर्ड थे, 6 लेटर 1 2 3 4 5 6, इन 6 लेटर में से जो लास्ट के 2 थे, बीच के 2 थे, वो एज इट इज लिखने हैं। पहले वाले 2 आपके यहाँ पे चले जाएंगे, अब उल्टे लिखे जाएंगे, ये पी आर था, ये आर पी लिखा गया। ये जो आपके लास्ट के ये जो 2 थे, ये आपके फिर उल्टे करके लिखे जाएंगे। तो आपको बन क्या रहा है आपका, आपको कैसे बनाना है। अभी हम यहाँ पे स्पाइस जेट की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर है हमारे। लास्ट के 2 पे तो हमें क्या अप्लाई करना है, +1 और +2। ई में +1 करूंगी तो क्या हो जाएगा, ई से नेक्स्ट क्या आता है एफ, तो यहाँ पे तो बन जाएगा हमारा एफ। टी में +2 करूंगी, टी तो होता है 20 पे, अब +2 करूंगी तो कितना हो जाएगा 22, तो यहाँ पे बन जाएगा वी। भाई ये चैप्टर में ऑलरेडी कोडिंग डिकोडिंग वाला बहुत अच्छे से आपको करवा चुकी हूँ रीजनिंग का। अगर किसी ने ये चैप्टर नहीं किया है तो अगर डाउट है इस तरह कुछ भी कि मैम ये कैसे कर रहे हो, इन सबकी नंबरिंग याद करवाना, ये कोडिंग करना, ये कोडिंग डिकोडिंग का पर्टिकुलर चैप्टर आपका हो चुका है, वीडियो आपके अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा है और आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप पहले वो चैप्टर देख लेना, आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन कैसे आया था वो मैं आपको समझा रही हूँ कि यहाँ पे क्या है, लास्ट 2 क्वेश्चन में +1 और +2 किया है, तो ई में +1 करूंगी तो ई से क्या बन जाएगा एफ, और टी में +2 करूंगी तो टी होता है 20 पे, +2 करने के बाद क्या बन जाएगा 22, तो वी होता है हमारा 22 पे, एफ होता है हमारा 6 पे। तो ये तो 5 से 6 हो गया, 20 से 22, क्योंकि यहाँ पे 19 से 20 हुआ था, 19 से 21 हुआ था। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे एक बार +1 करना है, नेक्स्ट वाले +2 करना है। तो लास्ट के 2 वर्ड का कोड तो हमें समझ आ गया, ई और टी की जगह पे क्या आएगा एफ और वी आएगा। अब हमें क्या था, जो आप ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ और ये 8th थी आपकी, तो जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन पे थे वो एज इट इज लिखने हैं। तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन पे उनको एज इट इज लिख दो, आई और सी हमारा बिल्कुल ऐसे कैसे रहेगा, कोई चेंज हमें नहीं करना है। फिर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पे था वो यहाँ पे इस कोड के अंदर यहाँ पे लास्ट पे चला जाएगा। इन 6 का कोडिंग कर रहे हैं, लास्ट की 2 की कोडिंग अलग से थी वो हमने ऑलरेडी डन कर लिया। इसमें एक में +1 और एक में +2 होगा। अब हमारे पास जो वर्ड रहेगा जिसकी कोडिंग करनी है वो पहले 6 लेटर रहेंगे। इन 6 लेटर में थर्ड और फोर्थ को ऐसे के ऐसे लिखना है, इसलिए मैंने आई और टी को ऐसे के ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे जो फर्स्ट था वो यहाँ पे लास्ट में चला जाएगा, यहाँ पे जो लास्ट में था वो यहाँ पे फर्स्ट में चला जाएगा, ठीक है। जो हमारा लास्ट था वो तो यहाँ पे फर्स्ट में आ जाएगा, यहाँ पे जो फर्स्ट था वो हमारे यहाँ पे लास्ट में चला जाएगा। अब P कहाँ चला जाएगा, इस खाली जगह पे, और E कहाँ चला जाएगा, इस खाली जगह पे। तो जो कोड बनेगा स्पाइस जेट का वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा ये बन जाएगा JEIC PSFV, ये हमारा हो जाएगा
स्पाइस जेट का कोड वर्ड। आपसे पूछा गया था कि प्रिंसेस को अगर हम ऐसे कोड करते हैं तो स्पाइस जेट को कैसे करेंगे। तो स्पाइस जेट के अंदर हमें इसको एनालाइज करना था कि इनके बीच में कैसे किया गया। तो यहाँ पे क्या किया गया था, जो पहले 6 लेटर थे ना उनको तो अलग से कोड किया गया था और लास्ट के 2 लेटर को अलग से कोड किया गया था। तो पहले तो हमने लास्ट 2 का कोड बना के देख लिया। यहाँ पे एक बार +1 करना है पहले लेटर में और दूसरे लेटर में +2। तो यहाँ पे मैंने +1 करके ई से बन गया एफ और +2 करके टी से बन गया वी। ये दो तो मैंने निकाल ली। उसके बाद पहले 6 लेटर में क्या किया गया था, जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन पे उनको ऐसे कैसे लिखना था, मैंने थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन वाले को ऐसे कैसे लिख दिया, आई की जगह पे आई, सी की जगह पे सी। फिर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन पे था उसको आपको कौन सी क्वेश्चन पे लिखना है, 6th पे, और जो आपका 6th क्वेश्चन पे था उसको कहां पे लिखना था, फर्स्ट पे। तो मैंने एस को तो लिख दिया यहाँ पे और जे को लिख दिया फर्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। थर्ड फोर्थ की क्वेश्चन हो गई, फर्स्ट और 6th की क्वेश्चन हो गई, बच कौन से गया आपका सेकंड और 5th। तो सेकंड आपका चला गया 5th क्वेश्चन पे और 5th आपका आ गया सेकंड क्वेश्चन पे, उनकी क्वेश्चन इंटरचेंज होगी। तो एस चला गया कहां पे आपका लास्ट में, लास्ट वाला कहां चला गया फर्स्ट में, सेकंड वाला 5th पे और 5th वाला सेकंड पे, थर्ड वाला थर्ड पे और फोर्थ वाला फोर्थ पे। ये कोडिंग हुई आपकी। इसलिए मैं यहाँ पे इसको नहीं कर रही थी कि आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि मैम ये ऐसे समझ नहीं आ रहा कौन कहाँ जा रहे हैं। आपको क्या समझना था यहाँ पे सीधी चीज कि फर्स्ट वाला जो एस है वो कहाँ पे चला जाएगा, पहले लास्ट क्वेश्चन पे चला जाएगा, जो लास्ट वाला जे वो कहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट में। पहले ये कोड करना है, फिर इस एरो को हटाओ, फिर जो आपका सेकंड वाला है वो 5th पे और जो आपका 5th वाला है वो आपका सेकंड पे, फिर ये कोड हो गया। उसके बाद थर्ड वाला थर्ड पे और फोर्थ वाला फोर्थ क्वेश्चन पे एज इट इज। तो जो कोड बनेगा वो क्या बनेगा, JEICPSFV, ठीक है। हमें सिमिलरिटी ढूंढनी थी। अगर हमने देखा कि जो स्टार्टिंग वाले वर्ड है ना, वर्ड लेटर तो सारे सेम है, जो स्पाइस जेट में थे ये वाले, ये लेटर तो एज इट इज सेम है, बस इनकी सीक्वेंस चेंज हो गई। तो हमें सीक्वेंस देखनी किस हिसाब से चेंज की, आगे पीछे मूव किया है, प्लस कुछ कैसे करके किया है। तो यहाँ पे हमें समझ आया भी यहाँ पे सेकंड थर्ड फोर्थ को चेंज नहीं कर रहे हैं और इनको आपस में सिर्फ जगह शिफ्टिंग कर रहे हैं और लास्ट के 2 के अंदर कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं। कितना ऐड करके आ रहा है, +1 और +2 करके। तो ऐसे हमारा क्या निकल जाएगा, स्पाइस जेट का कोड, वो क्या हो जाएगा हमारा दिस हो जाएगा, ठीक है। इजी है। कोड डिकोडिंग जिसने नहीं किया भाई और बिल्कुल किसी को क्लियर नहीं है कोड डिकोडिंग, तो वो एक बार जाके आप स्टडी पोर्टल वाले से ही कोड डिकोडिंग वाला चैप्टर कर देख लेना, वहां से क्लियर हो जाएगा। सबको नंबरिंग याद होनी चाहिए आपको सारे अल्फाबेट्स की, ताकि थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट हो पाए और आपको पता चले कि कितना ऐड हो गया, कोई नया लेटर हमारा मिल रहा है। तो वहां से आप अच्छे से कर सकते हो डीप में, अगर किसी ने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये चैप्टर भी ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, कल परसों में अपलोड भी हुआ है, ब्लड रिलेशन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th वाला, वो आपका कौन से चैप्टर से आ रहा है, ब्लड रिलेशन से आ रहा है, ठीक है। ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर से आ रहा है, जिसमें कह रहे हैं इंद्र एक पुरुष तथा सहेज एक स्त्री है। पहले बता दिया गया, जेंडर का कोई कंफ्यूजन नहीं है। इंद्र क्या है, एक पुरुष है, मेल है, और सहेज नाम क्या दिया हुआ, सहेज, वो क्या है, एक स्त्री है। इंद्र एक पुरुष और सहेज एक स्त्री है। सहेज की माता इंद्र की माता की बहन की बेटी है। पूरा क्वेश्चन लिख देती हूँ। सहेज की माता, सहेज की माता, इंद्र की माता, इंद्र की माता की बहन की बेटी है। सहेज का इंद्र से क्या संबंध है? अब किसका किससे बताना है? सहेज का बताना है। सहेज का इंद्र से क्या संबंध है? क्या संबंध है, ये पूछ लिया, ठीक है। क्या कह रहे हैं? इंद्र एक पुरुष है, सहेज एक स्त्री है, सहेज की माता इंद्र की माता की बहन की बेटी है, तो सहेज का इंद्र से क्या संबंध है, ठीक है। अब मैंने आपको ये चैप्टर किससे करवाया है? एक ट्री से समझाया है। भाई ट्री से हम ब्लड रिलेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उस केस में मैंने आपको बताया है भी जहां पर भी मेल पुरुष जाति को आपको डिनोट करना है, तो आपको जो सिंबल यूज करना है वो किसका यूज करना है? प्लस का। अगर आप स्त्री जाति को, फीमेल को अगर आपको डिनोट करना है या किसी लेडी को शो करना है,
औरत को दिखाना है तो आपके लिए जो यूज करोगे, इसको यूज करोगे माइनस के साइन का यूज करोगे, ठीक है। और अगर आपको सेम जनरेशन के, जैसे आपके भाई, आपके कजिन है, आपकी बहन है, जो सेम जनरेशन के लोग होते हैं वो एक लाइन में आते हैं हॉरिजॉन्टली, उनके बीच में ये लाइन यूज करते हैं। अगर आपको दो जनरेशन का गैप दिखाना, आप अपने पेरेंट्स की बात कर रहे हो, चाचा की, मामा मौसी की बात कर रहे हो, या आप आपके बच्चों की बात कर रहे हो, तो जो रिलेशन दिखाते हैं वो किसमें दिखाते हैं, वर्टिकल लाइन में दिखाते हैं, ठीक है। तो मैं ये सिंबल इसलिए बता रही हूँ कि अगर कहीं पे भी आपको पता होना चाहिए, जहां पे मैं जनरेशन गैप दिखाने की कोशिश करूंगी वहां पर मैं जो लाइन यूज करूंगी वो आपकी स्टैंडिंग लाइन यूज होगी, और जहां पे भाई बहन को दिखाने की कोशिश होगी वहां पे जो लाइन यूज होगी वो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन यूज होगी। भाई ऑलरेडी डीप में ये चैप्टर भी हो चुका, ब्लड रिलेशन वाला, अगर नहीं आता तो वहां से कर लेना। अदरवाइज यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि ट्री से ब्लड रिलेशन को कैसे फाइंड करते हैं। सहेज की माता, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सहेज। सहेज की माता का मतलब सहेज से ऊपर उसकी मदर हो जाएगी, यहाँ पे लिख दिया माता, किसकी है, सहेज की। माता है तो मतलब नेगेटिव साइन, सहेज भी कौन है, लेडी है, ये भी क्या हो गया, नेगेटिव साइन। फीमेल को डिनोट करेंगे, नेगेटिव का मतलब सिर्फ ऐसे है कि मेल फीमेल को दिखाने की कोशिश। यहाँ तो नाम से क्लियर है, माँ है, सहेज है, तो ऑलरेडी बता रखे हैं। लेकिन जहां पर ए बी सी डी इस तरह के या पी क्यू आर यूज कर लेते हैं तो वहां पर हमें लास्ट में क्वेश्चन सोल्व करते हो पता होना चाहिए कि वो जेंडर क्या है, कि वो मेल है कि फीमेल है। इसलिए ये आप डाल लो कि ब्लड रिलेशन करते टाइम आप साथ में सिंबल को रखो। तो माता के लिए आप या फीमेल के लिए आप कौन सा सिंबल यूज करोगे, माइनस का साइन यूज करोगे। तो सहेज की माता, तो सहेज की माता है तो मतलब सहेज से एक जनरेशन पहले की बात हो रही है, वो अपने पेरेंट्स की बात कर रही है, तो जो माता है वो क्या आएगी, सहेज से ऊपर लिखी जाएगी, तो इसलिए बीच में क्या लगाई, एक वर्टिकल लाइन। तो सहेज की माता, मैंने यहाँ किया सहेज, ऊपर बना दिया सहेज की माता, इनका संबंध हो गया, ये सहेज है, ये इसकी मदर है। सहेज की माता, इंद्र की माता की बहन, इंद्र की माता, सहेज की माता इंद्र की माता की बहन की बेटी है। अब इंद्र की माता की बहन की बेटी है, ये इसकी माता बेटी है, ठीक है, किसकी, इंद्र की माता की बहन, ये होगी इसकी बहन, कौन होगी, ये इंद्र की माता। इन्होंने कहा है सहेज की माता, ठीक है, इंद्र की माता की बहन, ये होगी इंद्र की माता, मैंने यहाँ पे लिख दिया एक वर्ड, इंद्र की माता। इंद्र की माता की बहन मतलब वो आपस में भाई बहन का रिलेशन होगा, इसलिए उनके बीच में मैंने कौन सी लाइन लगा दी, हॉरिजॉन्टल लाइन। इंद्र की माता और उसकी बहन के बीच में क्या संबंध होगा, आपकी मौसी, मतलब इंद्र की मौसी की बात हो रही है कि इंद्र की माता की बहन का मतलब है इंद्र की मौसी की बेटी, कौन है, सहेज की माँ, ठीक है। इंद्र की माता है जिसका मतलब इंद्र कहाँ पे हो जाएगा भाई, यहाँ पे, ये हो गया इंद्र यहाँ पे, ठीक है। इंद्र की माता, इंद्र से ऊपर आएगी इंद्र की माता, इंद्र की माता की बहन, तो इंद्र की माता की बहन उसके बराबर में आएगी, सेम लाइन में आएगी, क्योंकि जनरेशन सेम होगी। ये क्या है, बहनें हैं, इंद्र की माता और ये बहन क्या होगी, आपस में क्या होगी, बहनें होगी, तो मतलब ये इंद्र की मौसी होगी। अब इंद्र की मौसी क्या, कौन है, वो सहेज की माँ की भी क्या है, माँ है भैया आपकी, ठीक है। इन्होंने कहा है सहेज की माता आपकी कौन है, सहेज की माता इंद्र की माता की बहन की बेटी है। तो सहेज का इंद्र से क्या संबंध है, अब ये बताओ, ये जो दो लोग हैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन में, ये एक जनरेशन के हैं, ये आप आपस में क्या है, बहनें हैं, ये इंद्र की माँ है और ये उसकी इंद्र की माँ मौसी होगी, ये तो इंद्र की मौसी है, ये इंद्र की माँ है। ये जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन में, ये क्या है, ये भी सेम जनरेशन के लोग होंगे, ठीक है। और नीचे वाले क्या हो गया, उससे नेक्स्ट पीढ़ी की बात होगी। तो ये कह रहे इंद्र और जो सहेज की माँ है ये क्या हो जाएंगे, एक ही जनरेशन के। ये माँ आपकी मतलब आपकी मम्मी और आपकी मौसी के बच्चे की बात हो रही है, सीधी सी बात है। तो ये क्या होगी, ये दोनों क्या होंगे, भाई बहन नहीं होंगे। जो सहेज की माँ है और जो इंद्र है वो क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे भाई। क्यों, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में आ रहे हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या होते हैं, सेम जनरेशन के लोग आते हैं। तो यहाँ पर सहेज की माँ और इंद्र एक लाइन में आ रहे हैं, तो ये क्या होगा आपस में, भाई बहन। अब ये भाई बहन है तो इंद्र की बहन मतलब ये कौन है, इंद्र की मौसी की लड़की है,
तो इंदर की क्या होगी, बहन होगी। अब इंदर की बहन की जो बेटी है वो क्या हो जाएगी, उसकी भांजी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उसकी भांजी हो जाएगी। आप अपने में से किसी को वैसे उठा दे, सहेज की बात है, आपने किसी पर्सन को उठाया जिसके रिलेशन को आप फाइंड आउट कर सकते हो, तो आपने जैसे कि मैं अपने उसकी बात करने लग जाए कि वे आपके मौसी के या बच्चों के भी आगे बच्चे हैं, तो उनमें से अगर आपने या तो क्या किया करो, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन को अपने ऊपर अप्लाई करके देख लिया करो। अगर आपने अपनी फैमिली में से किसी एक पर्सन को उठाया और फिर उसके रिलेशन में आप चले गए ताकि आप फाइंड आउट कर पाए। अब यहाँ पे सहेज है, कोई भी एक पर्सन आपने उठा लिया कि मेरी सिस्टर है, मेरी सिस्टर की मम्मी मतलब फिर नानी की बात हो, फिर नानी की बहन, फिर उसका बेटा, तो मतलब फिर जो आप रिलेशन जहां से आप खुद के रिलेशन से आपको फाइंड आउट करना थोड़ा इजी रहता है कि आप अपने ऊपर अप्लाई करोगे तो इजीली रिलेशन को फाइंड आउट कर पाते हो कि वो किसके लिए बात हो रही है। लेकिन अगर वो नहीं आता है, उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हो, तो फिर ब्लड रिलेशन का आप ट्री से ट्राई किया को सोल्व करने की, ग्राफ से इजी रहता है सोल्व करना। तो यहाँ पे क्या कहा था, हम से सहेज बनानी थी पहले, फिर सहेज की माता, सहेज से ऊपर बनाई मैंने, फिर इंदर के बारे में बात हुई कि इंदर की माता, इंदर बनाया, इंदर की माता इंदर से ऊपर आएगी, इंदर की माता की बहन है तो उसके साइड में आएगी, बहन क्या है उसकी, सहेज की माता है वो उसकी बेटी है तो वो यहाँ पे आएगी। अब ये जो माता है, ये जो इंदर है, ये सेम जनरेशन पे आ गई, एक ही लाइन में आ गई, तो ये दोनों के आपस में भाई बहन है, ये भाई बहन है, तो इसकी बहन की जो बेटी होगी उसका पूछा किससे गया था कि सहेज का इंदर से क्या संबंध है, सहेज क्या लगेगी इंदर की, तो सहेज क्या लगेगी, भांजी लगेगी, भांजी लगेगी किसकी, इंद्र की। अगर ये पूछा जाता ना इंद्र का सहेज से क्या संबंध है, फिर आपका आंसर उल्टा हो जाता, तो इंद्र सहेज का क्या लगता, मामा लगता। क्वेश्चन देखो आपने यहाँ से सोल्व भी कर दिया, फिर भी अगर आप लास्ट लाइन को समझने में गलती कर देते हो तो आपका सारा आंसर चेंज हो जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है इंद्र का सहेज से क्या संबंध है, तब तो आप कह देते कि वो उसका क्या लगेगा भाई, मामा लगेगा, तब तो आपका आंसर होता मामा। लेकिन आपसे पूछा गया था सहेज क्या लगेगी इंद्र की, सहेज का संबंध बताओ किसके साथ, इंद्र के साथ, तो सहेज क्या लगेगी, भांजी लगेगी। दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे आपको पेपर के अंदर कि एक दूसरे को दोनों क्या लगते हैं। तो आपको ये देखना है क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, रिलेशन किससे किसकी तरफ पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन में रिलेशन सहेज का पूछा गया है इंद्र के साथ, तो सहेज इंद्र की क्या होगी, भांजी होगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ब्लड रिलेशन में अगर आप मिस्टेक करते हो, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक में वहां से कर लेना वीडियो से, वहां से क्लियर हो जाएगा। अगर आता है तो बेस्ट है, अगर आप ब्लड रिलेशन में आपको दिक्कत नहीं है सोल्व करने में, तो आपका एक जो क्वेश्चन बन रहा है हमारा केवीएस में वो ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर से भी बन रहा है, आता ही आता है अभी, चाहे आप केवीएस की बात करो या डीएसएसबी की बात करो या फिर आप किसी भी नॉन टीचिंग या टीचिंग एग्जाम की बात करो, तो ब्लड रिलेशन से हमारा क्वेश्चन बन ही जाता है, क्योंकि हम हमेशा उसको बनाने में गलती कर ही देते हैं, समझने में क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब यहाँ के जैसे हेज की माँ, फिर उसकी इंदर की माँ की बहन की बेटी, तो हम एकदम घूम जाते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो ट्री से बनाओगे, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करोगे तो इजी हो जाएगा फाइंड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6 आपको वर्ड दे दिए होपफुल, उसके बाद हेल्पफुल, उसके बाद दे दिया हेल्दी, उसके बाद वर्ड दे दिया हीलिंग, और उसके बाद वर्ड दे दिया हीटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, ये 5 वर्ड दिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़िए, यदि इन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर होगा, तीसरे स्थान पर होगा। कब, यदि उनको कैसे लगाए हम, अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, डिक्शनरी में आने के अकॉर्डिंग, व्यवस्था क्रम में लगाए। ठीक है, शब्दकोश के अकॉर्डिंग अगर हम इनको अरेंज करते हैं, शब्दकोश का मतलब पता है ना, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करते हैं तो कौन सा वर्ड पहले नंबर पे आएगा, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे। हमें कौन सा वर्ड पूछा गया पेपर में, तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, पहले इनको अरेंज करना है, फिर देखना है थर्ड नंबर पर कौन सा है। तो भाई डिक्शनरी देखने आई थिंक सबको आती होगी, नहीं आती तो एक बार थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज हो जाएगा, वो दे लेना।
फर्स्ट लेटर क्या है हमारे सब में, सेम है, एच एच एच। तो यहाँ से हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि पहला लेटर कौन, पहला वर्ड कौन सा आएगा। नेक्स्ट लेटर देखो, यहाँ पे कौन सा है, ओ, यहाँ पे ई, यहाँ पे ई, यहाँ पर भी ई, यहाँ पे भी ई, ये सेम हो गया सारे सारे ई। हमें पता है ओ और ई में से तो पहले कौन से आएगा, ई वाला आएगा, लेकिन ई वाले तो 1 2 3 4 4 लेटर हैं, तो हम यहाँ से तो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सा लेटर हमारा पहले आएगा, कौन सा वर्ड हमारा पहले बनेगा। तो जहां से वर्ड आपके डिफरेंशिएट होना स्टार्ट होते हैं ना, हम वहां से क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो होपफुल वाला HOPE, तो ये तो ओ आ गया और यहाँ पे ई है, तो ओ तो हमेशा ई के बाद आता है, तो इसको तो हमें देखना नहीं, ये तो हमारा लास्ट में आएगा, इसको तो अभी के लिए छोड़ दो। आपको ध्यान रखना है, आपको इन चार में से 1 2 3 4, इन चार में से देखना है पहले कौन सा आपका वर्ड बनेगा जो डिक्शनरी में दिखाई देगा। अब यहाँ पे क्या है, HEL, क्या है यहाँ पे, HELP, और यहाँ पे क्या है हीलिंग में HEAL, यहाँ पे भी HEAL, और यहाँ पे भी HE। तो इन तीन में HE आ रहा है, HE आ रहा है, HE आ रहा है, यहाँ पे HE, लेकिन A नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन आ रहा है, L आ रहा है, तो इसका मतलब कि L वाला भी बाद में आएगा, E के बाद A है, तो पहले कौन से आएंगे, A वाले आएंगे। तो आपको इसके भी अब थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे HEL हो गया, तो ये स्टार्टिंग में तो नहीं आ सकता। HE के बाद फर्स्ट लेटर कौन सा है आपका, A है, यहाँ पे भी A, यहाँ पे भी A, यहाँ पे भी A, सेम है। यहाँ से भी पता नहीं कर पा रहे कि पहला भी फर्स्ट वर्ड कौन सा बनेगा इन तीन में से। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है, A के बाद L, इसमें भी A के बाद क्या है L, और इसमें A के बाद क्या है, T है। तो L पहले आता है कि T पहले आता है, ऑब्वियसली हमारा L पहले आता है, तो ये T वाले को भी थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दोगे, भाई ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे E के बाद L आ गया, तो यहाँ पे E के बाद A है, तो पहले तो A वाले आने हैं, तो ये भी नहीं आएगा, इसको भी थोड़ी देर छोड़ दो। ये सीधा ही H के बाद O था, ये भी नहीं आएगा, इसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। अब इन दोनों से आपको डिसाइड करना है हेल्दी और हीलिंग में से पहले कौन आएगा। तो हीलिंग और हेल्दी में से पहले जो चार लेटर है ना, वो बिल्कुल सेम है, HEAL, HEAL। तो यहाँ से तो हम डिफरेंशिएट कर नहीं पाएंगे, जहां से हमारा डिफरेंट आपका अल्फाबेट स्टार्ट होगा वहां पे हम कंपैरिजन करेंगे कि छोटा लेटर कौन सा है, मतलब पहले कौन सा आता है। यहाँ पे T है और यहाँ पे L के बाद क्या है, I है, तो L पहले आता है कि I पहले आता है, ऑब्वियसली आपका I पहले आएगा। यहाँ पे तो T है, यहाँ पे I है, तो पहले कौन आएगा, I आएगा। तो इसका मतलब सबसे पहले जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा आपका, हीलिंग आएगा। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सबसे पहला जो आएगा वो क्या आएगा, हीलिंग आएगा। सेकंड कौन आएगा भाई, अब हमें ये पता था पहले आ गया आपका हीलिंग, उसके बाद कौन आएगा, T वाला आएगा, क्योंकि HEL वहां पे T था, ये तो आ नहीं सकता, तो सेकंड नंबर कौन आएगा आपका, हेल्दी आएगा, HEAL, क्योंकि ये चार लेटर तो सेम थे। फिर पहले I आता है, I वाला, फिर THY, हेल्दी हो गया। उसके बाद बाकी बचे तीन, उसके अंदर से नेक्स्ट कौन सा था आपका, ये है HEL, और यहाँ पे थर्ड कौन है, HEA। तो ये बताओ HEL या HEA कौन सा पहले आना चाहिए, पहले दो लेटर सेम है, यहाँ से तो डिफरेंशिएट होगा नहीं, यहाँ पे L है और यहाँ पे A है, तो पहले कौन सा वाला आएगा, A वाला आएगा ना, तो पहले हमारा कौन आ जाएगा, इससे नेक्स्ट A वाला, तो HEAT वाला हो जाएगा हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जो थर्ड वर्ड लेंगे ना, तो जो छोटा वर्ड है पहला हमारा HE तक सेम, फिर यहाँ पे L है, यहाँ पे A है, तो A वाला पहले आएगा, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा हमारा, हीटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट बात हो रही है हमारी, ये दो लेटर, ये दो बच गए हमारे वर्ड, यहाँ पे HEL है और यहाँ पे HO है, तो फर्स्ट टू में डिफरेंशिएट होगा, पहला H, इसमें भी H, फिर यहाँ पे E, यहाँ पे O, तो पहले E वाला आएगा कि पहले O वाला आएगा, जहां से आपके अल्फाबेट डिफरेंट हो गए वहां पे कंपैरिजन करना है। तो इन दो में पहला तो सेम है, लेकिन दूसरा इसमें O है और इसमें E है, तो पहले E वाला आएगा
कि पहले ओ वाला आएगा। अल्फाबेट के अंदर सबसे पहले ई आता है ना, तो पहले हमारा कौन सा आएगा, ई वाला आएगा। तो यहाँ पे हम क्या आएगा, हेल्पिंग आएगा सबसे पहले, ठीक है, हेल्पफुल, सॉरी हेल्पिंग नहीं, हेल्पफुल, ठीक है। और नेक्स्ट क्या था, होपफुल। फिफ्थ क्या था हमारा, होपफुल था। इस सीक्वेंस में लगे, हीलिंग, हेल्दी, हीटिंग, हेल्पफुल और होपफुल। फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये और फिफ्थ आपका ये। पूछा क्या गया था, शब्दकोश के अकॉर्डिंग अगर हम इन वर्ड्स को अरेंज करते हैं तो तीसरे स्थान पर कौन होगा। तो कौन सा है तीसरे नंबर पे, मैंने सबसे नीचे नंबरिंग लिख दी, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। हमें बताना था तीसरे स्थान पर कौन सा है, तो तीसरे स्थान पर कौन होगा हमारा, हीटिंग हो जाएगा भाई यहाँ पे, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का हो जाएगा, अगर मैं इन पांचों लेटर्स को शब्दकोश के अकॉर्डिंग अरेंज करती हूँ तो जो थर्ड नंबर पे जो लेटर आएगा वो मेरा कौन सा आ जाएगा भाई, हीटिंग आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन की खत्म आंसर क्या है, हीटिंग इसका आंसर हो जाएगा। अरेंज करने के बाद अरेंज करना आना चाहिए, ये भी मैं ऑलरेडी चैप्टर करवा चुकी हूँ। नहीं आता है डिक्शनरी देखना तो चैप्टर देख लेना भाई, अगर आता है तो बेस्ट है, क्योंकि डिक्शनरी तो हम ऑलमोस्ट सब देखते हैं, इस लेवल पे आने के बाद हमें पता होता है डिक्शनरी में कैसे देखना है। तो जहां तक लेटर सेम है वहां पे कंपैरिजन नहीं होगा, जहां पे लेटर डिफरेंट होना स्टार्ट होगा ना वहां पे आप कंपैरिजन करते हो कि कौन सा लेटर पहले आता है। जो लेटर पहले आता है डिक्शनरी में वो क्या होगा, पहले आएगा वर्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे पहले एक्स था, यहाँ पे तो कंपैरिजन होना है, एक्स वाले तो सारे ही हैं। सेकंड देखना था, ये ई वाला, ये भी ई वाला, ये भी ई वाला, ये भी ई वाला, ये ओ वाला, तो ओ वाला सबसे लास्ट में चला गया। ई वाले के अंदर ये भी एच ई एल, ये भी एच ई एल, ये भी एच ई, तो यहाँ तक तीन लेटर तो सेम थे। उसके बाद क्या था, सबसे पहले आपका यहाँ पे आई था, यहाँ पे टी था, तो पहले कौन सा आया, आई वाला, फिर कौन सा है, टी वाला, ये तो हो गया खत्म। अब यहाँ पे थर्ड नंबर पे था एल, और यहाँ पे थर्ड नंबर पे कौन सा है, टी, फोर्थ नंबर पे सॉरी, तो फोर्थ पे कौन आएगा, हीटिंग। फिर नेक्स्ट क्या है, ए की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, एल, फिर ये, और फिर लास्ट में होपफुल, ठीक है। ऐसे अरेंज करना था। तो थर्ड नंबर पे कौन आ गया था, हीटिंग आ गया। नेक्स्ट देखो, ठीक है। कोई व्यक्ति घंटा घर से निकट खड़ा है, वह दक्षिण की ओर चलकर बिंदु पी पे पहुंचा। कोई व्यक्ति घंटा घर के निकट खड़ा है, वह दक्षिण की ओर चलकर, एक व्यक्ति क्या कह रहे हैं, दक्षिण की ओर चलकर, साउथ। अब आपको डायरेक्शन बताओ जी क्या होती है, पूर्व, ये है पश्चिम, ये है उत्तर, अब ये कौन सी दिशा है, दक्षिण। नीचे की तरफ जाओगे दक्षिण में जा रहे हो, ऊपर की तरफ जा रहे हो तो उत्तर में जा रहे हो। अगर आप राइट साइड में जा रहे हो तो पूर्व में जा रहे हो, और आप लेफ्ट साइड में जा रहे हो तो पश्चिम में जा रहे हो, ठीक है। तो डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, ये पूर्व होती है, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। क्वेश्चन में कह रहा है कोई व्यक्ति घंटा घर के निकट खड़ा है, वह दक्षिण की ओर चलकर बिंदु पी पर पहुंचा। दक्षिण की ओर चलकर बिंदु पी पर पहुंचा, यहाँ पे पहुंच गया। दक्षिण की ओर चला, इसका मतलब नीचे की तरफ चला, कहाँ पे पहुंच गया, पी पॉइंट पर पहुंच गया, जो कि घंटाघर से 8 किलोमीटर दूर है। तो ये जो दूरी तय करके आया ना, वो पर्सन यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, और यहाँ पर जो पी पे पहुंचा है, ये जो दूरी है वो कितनी है आपकी, एरो निशान जस्ट नीचे यहाँ बनाओगे तुम, ऊपर से चल के आए थे नीचे की तरफ, कितना चल के आए हो, 8 किलोमीटर। आप स्टार्टिंग पॉइंट था आपका ये क्या है आपका, घंटाघर। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, घंटाघर। यहाँ से चलना स्टार्ट किया, दक्षिण की तरफ चले, दक्षिण मतलब नीचे की तरफ चले, कितना किलोमीटर चले, 8 किलोमीटर चले। तो वह बिंदु P से दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चला। अब बिंदु B से दाएं मुड़कर, अब भाई तुम्हारा फेस डाउन है, यदि मैं अपने आप को यहाँ पे समझू, यहाँ और मैं कहाँ पे मुड़ना है, मुझे दाएं मुड़ना है, दाएं मतलब राइट साइड में। तो मेरे कौन से हैंड में पेन है, राइट हैंड में पेन है, दिस वन ना, राइट हैंड में पेन है, मतलब मुझे इस तरफ मुड़ना है, मेरा फेस दक्षिण की तरफ है, नीचे की तरफ है, आगे की तरफ ऐसे। तो मुझे मुड़ना कहाँ की कहा है कि भाई आप इधर खड़े हो और आपको दाएं मुड़ना है, तो मेरा दाएं ये हुआ ना, मुझे दाएं मुड़ना है, तो मैं इधर की तरफ मुड़ गई दाएं। और कितना किलोमीटर चली हूं मैं, 6 किलोमीटर। तो कह रहे वह बिंदु P से दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चला, बिंदु P से दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चला और बिंदु Q पर पहुंच गया। तो 6 किलोमीटर के बाद जो ये बिंदु यहाँ पे जो पहुंचा है ना, इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया, Q पॉइंट नाम दे दिया, और बिंदु Q पर पहुंच गया। बिंदु Q से वह फिर दाएं मुड़कर बिंदु R पर पहुंचा। बिंदु Q है यहाँ पे, मैं अपने आप को यहाँ मान लूं, कौन सी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन होगी आपकी पश्चिम दिशा।
बिंदु क्यू से वह फिर कहाँ पे मुड़ गया है, बिंदु क्यू से वह फिर दाएं मुड़कर मतलब अब मेरा फेस इधर है पश्चिम की तरफ, एरो को निशान इसलिए बना रहा था ताकि आपको ये पता चले कि फेस किधर है। अब मेरा फेस इधर है, मुझे कहाँ मुड़ने के लिए कहा है, दाएं। तो दाएं क्या होगा, ऊपर ये वाले हैंड की बात होगी ना, बाएं बोलता तो नीचे जाती, दाएं बोल रहा है मतलब ऊपर जाना है। दाएं मुड़कर चलना स्टार्ट किया, ये मैंने दाएं मुड़ी, यहाँ से क्यू से दाएं मतलब ऊपर की तरफ चली और मैंने चलना स्टार्ट किया। कितना चले, बिंदु क्यू से मैंने फिर दाएं मुड़कर बिंदु आर में पहुंचा जो कि बिंदु क्यू से 10 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर की दूरी पे है भाई, 10 किलोमीटर। ये 8 था तो 8 से आगे लेके जाना आपको, इतनी दूरी कितनी थी, ये 8 किलोमीटर और आपको जाना कितना, 10 किलोमीटर। तो आप इस पॉइंट से आगे निकल जाओगे। कितना किलोमीटर है ये, 10 किलोमीटर। और कौन सा नाम क्या दे दिया इस पॉइंट को, आपको नाम दे दिया भाई इसको आर पॉइंट। क्या नाम दे दिया, आर पॉइंट नाम दे दिया। दाएं मुड़कर आर पर पहुंचता है जो कि बिंदु क्यू से 10 किलोमीटर दूर है। बिंदु आर से वह दाएं मुड़कर बिंदु एस पर पहुंचा। अब कह रहे बिंदु आर से, अब इधर की तरफ फेस है, बिंदु आर पे पहुंचा वो और फिर दाएं मुड़ गया। अब भाई यहाँ पे फेस है मतलब उत्तर की तरफ फेस है, यहाँ पर कह रहे फिर दाएं मुड़ा है। अब दाएं कौन सा हैंड हुआ मेरा, ये हैंड हुआ दाएं, मेरा फेस अगर ऊपर की तरफ है, मेरा दाया तरफ मुड़ना है मुझे, तो मुझे इस तरफ मुड़ना है, मेरे इस हैंड की तरफ मुझे दाएं मुड़ना है। और किस पॉइंट पर पहुंचने कह रहा है वो, कि वह बिंदु आर से दाएं मुड़कर बिंदु एस पर पहुंचा जो कि बिंदु आर से 6 किलोमीटर की दूरी पर, कितने किलोमीटर की दूरी पर है, एस पे पहुंच गया। कितने किलोमीटर की दूरी पर है, 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वह अभी वह घंटाघर से कितनी दूर है और किस दिशा में, कितनी दूर और किस दिशा में। ये कितना था, 6 किलोमीटर, ये भी कितना है 6 किलोमीटर, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या एग्जैक्ट सेम है, ठीक है। ये कितना था 10 किलोमीटर, ये कितना है 8 किलोमीटर, तो कितने का डिफरेंस हो गया, ये बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लाइन में आ गई, क्योंकि ये 6 था तो यहाँ पे भी 6 पहुंच गया। लेकिन ये तो डिस्टेंस थी 10 किलोमीटर और ये डिस्टेंस थी 8 किलोमीटर, तो ये जो डिस्टेंस रह गई ना इनके बीच में, इन्होंने पूछा है अब वो एस पर है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से घंटाघर से अब वो कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, कितनी दूरी है। 10 में से अगर मैं 8 माइनस कर देती हूँ, ये जो दूरी बचेगी हमारी वो कितने किलोमीटर हो जाएगी, 2 किलोमीटर हो जाएगी। टोटल है यहाँ तक 10 और यहाँ तक चल गया वो कितना 8 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस है अब वो जो पहुंच चुका है वो यहाँ पर पहुंच चुका है भाई, और अगर इसको वापस घंटाघर पे जाना है तो उसको कितना किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा, 2 किलोमीटर। तो वापस वो कहाँ पहुंच जाएगा, घंटाघर पे। तो डिस्टेंस तो मुझे पता चल गई इसको देखकर कि 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा भाई। लेकिन पूछा एक चीज और पूछी गई है, लेकिन वो घंटाघर से किस दिशा में है। अब भाई किसकी रिस्पेक्ट में पूछा है, किसकी रिस्पेक्ट में पूछा है, ये था आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये है आपका फिनिशिंग पॉइंट, ठीक है। ये जो बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी, 2 किलोमीटर होगी। अब कह रहे हैं ये है घंटाघर जहां से आपने चलना स्टार्ट किया था, ये वो डिस्टेंस है जो चल के आप यहां तक पहुंचे हो। तो आप जो एस पे पहुंचे हो ये किस दिशा में हो, ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होती है, ये तो आपका पॉइंट है जहां पर आपको ग्राफ बनाना है। अगर मैं ये डायरेक्शन वाला ग्राफ बनाऊं ऐसे, तो आपका जो एस पॉइंट है इस पॉइंट की कंपैरिजन में इससे जस्ट अबो है। अगर कोई डायरेक्शन जस्ट अबो होती है किसी पॉइंट से तो कौन सी डायरेक्शन होती है, उत्तर दिशा। तो आपका जो एस है वो क्या है, घंटाघर से 2 किलोमीटर दूर है और उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में है। अगर ये पूछ लेते ना कि घंटाघर आपके पॉइंट से किस दिशा में है, तो घंटाघर तो उससे नीचे है ना, तो क्या होता है, घंटाघर होता है दक्षिण दिशा में। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आप घंटाघर की से किस दिशा में है। तो आपको जो ग्राफ बनाना है ना, आपको ग्राफ इस स्टार्टिंग पॉइंट पे बनाना है, इसके ऊपर बना के देखना है आपको ये डायरेक्शन वाला ग्राफ। तो जस्ट अब वो कौन सी डायरेक्शन होती है आपकी, उत्तर दिशा होती है। तो एस आपका कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में। कितनी दूरी पर है, ये 10 थी, ये 8 है, तो ये बीच में कितनी बच गई, 10 - 8 2 किलोमीटर। तो आप
क्या हो, 2 किलोमीटर की दूरी पर हो, किससे, घंटाघर से। किस दिशा में हो घंटाघर की, उत्तर दिशा में हो। ऐसे आपको क्या करना है, डायरेक्शन वाला ग्राफ बनाना है। इसको देखकर आपको रिप्लाई करना है कि बताओ आपने कितना चल के आए, किस दिशा में चले, लेफ्ट चले, राइट चले, कितने किलोमीटर का डिफरेंस है। अब आप यहाँ पहुंच गए, अब यहाँ पहुंचने के बाद आपकी प्रारंभिक बिंदु से या घंटाघर से दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर है, किस दिशा में हो, उत्तर दिशा में हो। तो ऐसे आपको रिप्लाई करना है। तो पहले आपको डायरेक्शंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, भी कौन सी डायरेक्शन होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ऐसे। और आपको पता होना चाहिए लेफ्ट राइट का मतलब, कि अगर आप इस डायरेक्शन में खड़े हो तो आपका लेफ्ट राइट किस तरफ मुड़ता है, दाएं बाएं का, वो चीज ध्यान रखनी है। तो ये चैप्टर भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं डिटेल में, रीजनिंग वाले सेक्शन के अंदर, अगर आपने को करना है तो डायरेक्शन का ऑलरेडी डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38। 40 क्वेश्चन आए थे, 31 से 40 तक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम, जो 2018 के पीआरटी में आए थे। तो क्वेश्चन नंबर 38 पे आ गए हम। इसमें हमसे पूछ रहा है, नीचे दिए गए शब्दों में से एक अन्य से 3 भिन्न है, उन विषम शब्द को चुनिए। आपको 3 ऑप्शन दे दिए सीधा, पीला, सेकंड ऑप्शन दे दिया नीला, थर्ड ऑप्शन दे दिया सफेद, और फोर्थ ऑप्शन दे दिया आपको डी, कौन सा, लाल। कह रहे इन 4 में से विषम छाटो। क्वेश्चन में कह रहे हैं नीचे दिए गए 4 शब्दों में से एक शब्द अन्य 3 से भिन्न है, एक शब्द अन्य 3 से भिन्न है, अन्य 3 से भिन्न है, भिन्न है, अलग है, तो उस विषम शब्द को छाटो, विषम शब्द को छाटो, शब्द को छाटो, या फिर ओड वन आउट कहते हैं ना इंग्लिश में, ओड वन आउट। जो ओड है अलग है, ओड वन आउट, उसको बाहर निकालो, उसको बताओ कौन सा अलग है। अब वैसे आप बात करो में तो सारे कलर हैं, पीला, नीला, सफेद, लाल, सबके सब क्या है, कलर हैं। तो इसमें से डिफरेंट कलर कैसे निकाले हम, कि सब कलर के नाम है, तो किस बेसिस में निकालो। तो हमेशा याद रखना भाई, जो आपका व्हाइट कलर होता है ना, वो कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स होते हैं। जो आपके विबग्योर पढ़ते हैं ना, विबग्योर, ठीक है, विबग्योर में 7 कलर, इन 7 कलर से मिलके क्या बनता है, आपका व्हाइट कलर बनता है। अगर आप 7 के 7 कलर को मिला दोगे ना, तो उससे जो कलर बनेगा वो व्हाइट कलर बनता है। तो आपके व्हाइट कलर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर है, और बाकी सारे इंडिविजुअल कलर है, पीला, नीला, लाल, सब क्या है, सिंगल सिंगल कलर है। और व्हाइट क्या है, आपका कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर है। तो जो ओड वन आउट हो जाएगा ना, वो कौन सा हो जाएगा, आपका व्हाइट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सफेद हमारा अलग है। क्यों, सफेद 7 रंगों से मिलकर बना है, 7 रंगों से मिलकर बनता है भैया आपका व्हाइट, ठीक है। इसलिए व्हाइट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा 4 ऑप्शन में से। तो इसको ओड वन आउट करना है ना, तो एक भिन्न छाटो, तो भिन्न हो जाएगा ये, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। इसमें कह रहे हैं 8 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन की सभी भुजाओं को लाल रंग से दिया गया है, ठीक है। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन की सभी भुजाओं को लाल रंग से रंग दिया गया। घन पता है ना, इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब, हिंदी में आपका क्या होता है, घन। एक घन को क्या कर दिया गया है, आपको रंग दिया गया पूरे को। जैसे क्यूब होता है ना, हम लूडो खेलते हैं तो जो डाइस होती है वो क्यूब ही होता है, जिसकी 6 फेसेस होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। और वो सारे फेसेस इक्वल होते हैं, तो वो क्या बन जाता है, घन बन जाता है। तो क्यूब के अंदर क्या कह रहे हैं, 8 सेंटीमीटर की एक भुजा है, तो सारी भुजाएं क्या क्या हो जाएंगे, 8-8 की हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो कह रहे हैं 8 सेंटीमीटर की भुजा है, उसको पूरे को लाल रंग से रंग दिया गया। जैसे आप डिप कर दो, किससे रंग दिया गया, लाल रंग से रंग दिया गया। सारे 6 की 6 फेसेस के ऊपर, एक घन के अंदर 6 फेस होते हैं, अरे हिंदी में उसको बोलते हैं फलक, फेस का मतलब फलक। 6 फेसेस के ऊपर क्या कर दिया गया है, रेड कलर को पेंट कर दिया गया, रेड कलर से पेंट कर दिया गया है। अब इसमें प्रत्येक 2 सेंटीमीटर की भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काट दिया गया। पूरे को रंग करने के बाद अब उसमें से क्या करें, 2-2 सेंटीमीटर घर बना दिया। टोटल कितना था, 8। अब कितने कितने के बना दिए, 2-2 सेंटीमीटर के घन बना दिए गए। 8 वाली में से काट काट के 2-2 के बना दिए, टुकड़े करते हैं जैसे पूरी पेंसिल थी, आपने 2-2 सेंटीमीटर की 4 पेंसिल बना दी। ऐसे ही 8 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर का एक घन था, इसमें 2-2 सेंटीमीटर के आपके छोटे घन बना दिए गए हैं। अब इनमें से कितने छोटे घनों की एक या अधिक भुजाओं पर लाल रंग से रंगा होगा। तो कह रही है ये पूरा जो घन है आपका, घन आपका जैसे अगर मैं प्रॉपर घन बनाऊं ना, ये तो जैसे आपका स्क्वायर हो गया, स्क्वायर के अंदर जैसे सारी साइड्स इक्वल होती है ना, घन के अंदर भी सारी साइड्स इक्वल होती है। अगर 8 लिखा है तो सारी साइड्स 8 ही होंगी, 2 लिखा है तो सारी साइड्स 2 ही होंगी। घन आपका जैसे ऐसे बनता है, 3 डायमेंशन होती है ना, उसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीजें होती हैं। घन के अंदर क्या होता है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीजें होती है। ये जैसे आपका एक घन है, ठीक है। एक क्यूब अगर हम बात करें, एक क्यूब है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम लूडो डाइस खेलते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने कह दिया इसको 2-2 सेंटीमीटर के किस में बांटना है, हमें घन में बांटना है, ठीक है। ऐसा कुछ बनेगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, 4 लाइनें बन जाएंगी ना, ऐसे कुछ। आपने लूडो गोटी समझ लो, या तुम घर पे वो लेके भी आते हो, लूडो वाला जो खेलते हो ना, तो उसके अंदर भी जैसे ठीक है, ये घर बन गया। इस घर में कह रहे हैं कि पूरी जो थी ना, ये तो 8 सेंटीमीटर थी, पूरी जो लेंथ थी बड़े क्यूब की 8 सेंटीमीटर थी। अब उसको कितने में बांट दिया, 2-2 सेंटीमीटर के घर में बांट दिया। अब ये जो एक पे से 4 बन के 2-2 सेंटीमीटर कितने बन गए, एक साइड पे से 4, 1 2 3 4, 4 बन गए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपको, ऐसे से कितने फेस है भाई, 6 फेस है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि पूरे क्यूब को आपने रेड कलर से पेंट कर दिया, फिर पेंट करने के बाद नाइफ से लगा लो, किसी चीज से आपने काट दिया, और उस बड़े में से छोटे छोटे 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बना लिए। तो उनमें से कितने छोटे घनों की एक या अधिक भुजाओं पर लाल रंग होगा। कितने छोटे घनों की एक या अधिक भुजाओं पर लाल रंग होगा, लाल रंग होगा। ये पूछा गया आपसे, कितने छोटे घनों की एक भुजा पर या फिर एक से अधिक, कि किसी की सारी भुजाओं पर पेंट हो, किसी की सिर्फ एक साइड पे पेंट हो, किसी की 2 साइड पे पेंट हो। क्योंकि काट दिया आपने, काटने के बाद जो चीजें बीच में से निकलेंगी या अंदर से निकलेंगी, बहुत सारे घन ऐसे होंगे जिन पे कोई कलर ही नहीं हो पाएगा। क्यों, अगर मैं इस क्यूब को काटती हूँ तो जो अंदर की तरफ से जो घन बनेगा ना, उसपे तो कोई पेंट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो आपने पेंट किया वो आपने बाहर बाहर किया है, फिर उसको आपने नाइफ से ऐसे काटा, तो जहां से आप काट रहे हो वहां पर तो कोई पेंट नहीं हो पाया ना। तो इन हमसे पूछ रहा है कि कितने छोटे घन ऐसे हैं जिनकी या तो एक साइड पे पेंट हो या एक से ज्यादा साइडों पे पेंट हो, वो आपको ढूंढने हैं। तो पहली बात तो ये चीज सीखो कि भाई छोटे घन है कितने सेंटीमीटर का था, बड़ी साइड 8, छोटा जो घन बना रहे हो कितने सेंटीमीटर का बना रहे हो, 2, डिवाइड किया कितने आ गए, 4। मतलब एक साइड पे से कितने घन बन के आ गए, 1 2 3 4, एक साइड से कितने बन के आ गए आपके, 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए। ऊपर वाले अगर हम बात करें ना, तो वहां से जब आप घन काट रहे हो कितने घन बन गए, पहली वाली लेयर में 16 बन गए। ऐसी ऐसी कितनी लेयर हैं, पहली लेयर से कितने बने हैं, 16, दूसरी लेयर से कितने बने हैं भाई, 16, तीसरी लेयर में भी कितने हो गए, 16, और टोटल कितनी लेयर हैं आपकी, 4। क्यों, यहाँ पे भी क्या, 1 2 3 4, तो टोटल कितनी हाइट है आपकी, 8 थी। 8 को 2 से भाग कर दिया, क्योंकि आप 2-2 सेंटीमीटर के बना रहे हो, तो एक साइड में से कितने बन के आ गए, 4। तो अगर हम एक साइड पे 4 बनाए, 1 2 3 4, तो ऊपर से कितने घन बन गए, सिर्फ ऊपर वाली लेयर में 16 बन गए। और ऐसे से कितनी लेयर है, 1 2 3 4, स्टैंडिंग वाले अगर हम बात करें तो 4 है, तो 16 चौक 64, टोटल कितने घन हो जाएंगे, 64। या फिर एक शॉर्टकट क्या होता है, आपको ये देखना है एक साइड से कितने घन बन रहे हैं और उसका क्यूब कर दो। एक साइड पे बड़ी साइड की लेंथ क्या थी, 8, छोटी साइड की लेंथ क्या है, 2, 8 को भाग किया 2 से, क्या आ गया आपका, 4। तो एक साइड पे से घन कितने बन रहे हैं, 4, तो 4 का क्यूब कर दो, कितना आ गया, 64।
कितना आ गया 64। तो अगर पेपर में पूछा जाता है कि आपके अगर बड़े घन को काट कर छोटे घन बनाए जाएं तो छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, तो वो आंसर क्या होता है, कुल छोटे घन जो बनेंगे वो कितने बनेंगे 64 बनेंगे भाई। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि भाई ऐसे घन बताने हैं जिन पर या तो एक तरफ पेंट हो या फिर सारी तरफ पेंट हो। अब जो कॉर्नर पे है ये वाला है, इस कॉर्नर पर 13 नंबर वाला जो घन है इसकी इस साइड पर भी पेंट है, इस तरफ भी पेंट है और इस तरफ भी पेंट है। कितनी साइड पे पेंट हो गए इस घन की, 3 साइड पे पेंट हो गए। तो कॉर्नर पर जो घन होते हैं ना उनकी कितनी साइडों पर पेंट होता है, हमेशा 3 साइड्स पर पेंट होता है, 1 2 3 4। तो कॉर्नर कितने होते हैं किसी भी घर में, 8 कॉर्नर होते हैं। तो पेपर में अगर पूछा जाए ना ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 साइडों पर आपका कलर होगा, तो वो हमेशा आंसर फिक्स होता है, वो हमारा 8 आता है कि 8 कॉर्नर होते हैं। सिर्फ कॉर्नर वाले घन ही ऐसे होते हैं जिनकी 3 तरफ कलर हुआ रहता है। जैसे हम मैं यहाँ से काटूंगी नाइफ से तो ये ऊपर वाली इधर तो पेंट हो गया, बाकी जो हम कट कर रहे हैं वहां पर कोई पेंट हो नहीं पाया क्योंकि हमने जो पेंट किया था बाहर किया था। तो कोने वाले 1 कोना 2 कोना 3 4 नीचे 5 6 7 और आपका 8, सिर्फ 8 कोने ऐसे होते हैं। ये 1 2 आपका 2 बन रहा है, उसके बाद 3 और 4, 4 कोने तो ये और 4 कॉर्नर आपके ऊपर। टोटल कितने कॉर्नर होते हैं किसी घर में, 8 कोने होते हैं। तो अगर आपको पूछ रहे हैं 3 तरफ रंगे घनों की संख्या, वो हमेशा फिक्स होती है, वो कितनी होती है भाई हमारी 8 होती है। 3 तरफ रंगे घनों की संख्या पूछ जाए तो कॉर्नर वाले जो घन होते हैं वो 3 तरफ रंगे होते हैं, तो वो क्या आंसर होगा उसका 8। टोटल घनों की संख्या पूछ जाए तो वो क्या होती है 64 आपकी। ठीक है, अब हमें क्या बताना था, ऐसे घन बताने जिनमें एक या अधिक भुजाओं का रंग हो। तो आप ऐसे घन निकालो पहले जिन पर कोई भी कलर ना हुआ हो। अब मुझे ये बताओ अगर मैं ऊपर इधर से घन काटूंगी तो उनपे तो कोई ना कोई जो 1 2 3 4 5 6 16 घन ही ऐसे हैं जिन पे पेंट है ही है, या तो तीनों तरफ पेंट है या 2 तरफ पेंट है, या जो बीच में बचे उनपे सिर्फ ऊपर की तरफ पेंट है, एक तरफ पेंट है। तो ये जो घन है जो ऊपर वाली लेयर में है या जो नीचे वाली लेयर में, उनपे या तो एक रंग होगा या 2 रंग होंगे या 3 रंग होंगे। उनके फॉर्मूले होते हैं पर्टिकुलर, जब मैं आपको घन वाला चैप्टर करवाऊंगी रीजनिंग के अंदर वहां पे डिटेल में बताऊंगी कि इसको सोल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक बार के लिए समझ लो, कुल घनों की संख्या निकालनी है तो बड़ी साइड को छोटी साइड से डिवाइड कर दो, जो भी नंबर आएगा उसका क्यूब कर दो, आपको छोटे घनों की संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ पे छोटे घनों के कुल छोटे घन कितने हो गए 64। अब आपको बताना है कि अब आपको निकालना क्या है, वो चीज निकालो भी ऐसे घन कितने हैं जिनपे किसी भी तरफ पेंट ही नहीं हो पाया। उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो भी आपकी n की वैल्यू है, n क्या है यहाँ पे 4 है, 8 डिवाइड बाई 2 करके जो वैल्यू आती है उसको आप n बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस में 2 का घन कर दो, n की वैल्यू कितनी है 4, 2 का घन, 4 में से 2 गया कितना आया 2, और 2 का घन करोगे तो 2 का घन कितना होता है 8। तो 8 घन ऐसे होंगे जिनके किसी भी साइड पर रंग नहीं हो पाएगा। वो 8 घन कौन से, जो इस सेकंड लेयर और थर्ड लेयर के बिल्कुल बीच में होंगे। बिल्कुल मिडिल में कितने होते हैं 1 2 3 4, मिडिल में कितने होते हैं भाई जो किसी भी किनारे के साथ नहीं लगते 4, 1 2 3 4। ऊपर के चारों पे पेंट हो गया एक तरफ, नीचे के चारों पर पेंट हो गया एक तरफ, लेकिन जो सेकंड लेयर के बीच के 4 हैं, थर्ड लेयर के बीच के 4 हैं, 4 प्लस में 4 8, वो 8 घन ऐसे हैं जिनपे कोई भी कलर है ही नहीं, वो बिना रंगे हैं, जिनके किसी सिंगल साइड पर भी पेंट नहीं हो पाया। कौन से वाले, बिल्कुल बीच में सेकंड और थर्ड लाइन वाले, वो क्या है 4 + 4 8। और ऐसे निकालना ना आए तो डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया, जब मैं ये चैप्टर करवाऊंगी तब डिटेल में समझा दूंगी। अभी के लिए याद रखो, अगर बिना रंगे घनों की संख्या निकालनी है, घनों की संख्या निकालनी है तो फॉर्मूला क्या याद रखना है, बिना रंगे जिसपे कोई रंग ना हो, तो क्या करना है आपको n माइनस में 2 का क्यूब कर देना है। तो यहाँ पर n की वैल्यू 4 थी, 4 माइनस 2 का क्यूब करोगे तो कितना आ गया 8 आ गया। तो 8 घन ऐसे आ गए जिसपे कोई भी कलर नहीं है भाई। और हमें कौन से निकालने थे, वो निकाले जिनपे या तो एक तरफ कलर हो या फिर एक से ज्यादा तरफ कलर हो। तो आप टोटल में से 64 में से बिना रंगे अगर माइनस कर दोगे, 64 तो टोटल थे और उससे बिना रंगे 8 माइनस कर दोगे तो कितना बच जाएगा 14 से 56। तो 56 घन ऐसे होंगे
जिनकी एक या अधिक भुजा रंगी होगी, अधिक भुजा पर लाल रंग होगा, लाल रंग होगा। तो यहाँ पे आपको टोटल पता होना चाहिए। टोटल हमने निकाल लिया n का क्यूब करके। n कैसे निकाला? बड़ी भुजा को छोटी भुजा से डिवाइड कर दिया, जो भी डिवाइड करने के बाद आया वो हमारी n की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद 4 आया था, तो हमारी n की वैल्यू तो क्या होगी भाई? 4। अब हमें कुल घनों की संख्या निकालनी थी, तो कुल घनों की संख्या कितनी होगी? n का क्यूब। कुल घनों की संख्या कितनी होगी भाई? n का क्यूब। तो 4 का क्यूब कितना हो गया? 64। तो बड़े घन को जब मैं काटूंगी तो टोटल कितने घन बन जाएंगे? 64। उन 64 में से 8 घन ऐसे हैं जिन पे कोई भी कलर नहीं हो पाया, तो मैं 64 में से उन 8 घन को माइनस कर दूंगी, तो टोटल कितने बचे? 56। तो ये 56 वाले घन ऐसे हैं जिन पे या तो एक तरफ कलर है, या दो तरफ कलर है, या फिर तीनों तरफ कलर है। मैक्सिमम किसी घन के काटने के बाद मैक्सिमम किसी घन की 3 ही साइडों पे कलर होता है, 3 से ज्यादा साइड कलर नहीं हो सकता। अभी के सिर्फ इतना समझ लो, डीप में जाएंगे तो पूरा एक टॉपिक हमें करना पड़ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे लास्ट ईयर 2018 वाले पीआरटी में आए थे। तो जब मैं ये चैप्टर करवाऊंगी, अगर कंफ्यूजन है तो वहां पे क्लियर कर लेने सारे कंसेप्ट। अभी के आंसर क्या होगा हमारा? 56 हो जाएगा। तो आपका यहाँ से आंसर निकलेगा 56। लास्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है किसी 18, 48 और 16 आकार वाले कितना 18 सेंटीमीटर इंटू में 48 सेंटीमीटर इंटू में 16 सेंटीमीटर वाले आकार की सोने की ईंट को पिघलाकर घन की आकृति में परिवर्तित किया गया है। आकार सेंटीमीटर वाले आकार की ईंट को सोने की ईंट को पिघलाकर सोने की ईंट को लाकर क्या बनाया गया है? घन बनाया गया है। घन बनाया गया है। तो आपको क्या बताना है? इस नई आकृति की एक भुजा किसके बराबर है? इस नई आकृति की एक भुजा किसके बराबर है? आपको सेंटीमीटर में उस भुजा की लंबाई बतानी है। ठीक है, ये क्या है? एक सोने की ईंट दी है इस वॉल्यूम की 18 इंटू 48 इंटू 16। इसको बना के आपको क्या बनाना? घन। घन का मतलब जो मैंने अभी आपको समझाया था, घन का मतलब जिसकी सारी साइड्स क्या होती है? आपकी इक्वल होती है। आपको क्या बनाना है? घन बनाना है जिसकी सारी साइड्स होती है हमारी इक्वल होती है। ठीक है, तो इस एक भुजा की आपको लंबाई बताने की, जो आपको पता है घन में सारी भुजाएं क्या होती है? घन की भुजा क्या होती है? सारी इक्वल होती है, सेम होती है। ठीक है, इक्वल लेंथ की होती है। तो आपको एक भुजा की लंबाई निकालनी है। ठीक, तो इसका मतलब पहले हम इसका क्या निकालेंगे? ये जो वॉल्यूम दिया हुआ है 18 इंटू में 48 इंटू में 16 का आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो ये वॉल्यूम के फॉर्म में लिखा हुआ है L इंटू बी इंटू में H। किसी भी घनाभ का, ये घनाभ है जहां पर आपकी वैल्यूज डिफरेंट हो जाती है, वहां पे घन ना होके क्या बनता है? घनाभ, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड और हिंदी में बोलते हैं घनाभ। तो घनाभ के वॉल्यूम का फॉर्मूला है ये L इंटू बी इंटू एच। L का मतलब लेंथ, बी का मतलब ब्रेड्थ, H का मतलब हाइट, LBH। और इसे हमें बनाना क्या है? क्यूब, जिसके अंदर सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल। तो वॉल्यूम तो हमें क्या रखना है? सेम ही रखना है, लेकिन हमें क्यूबॉइड से इसको क्या बना देना है? क्यूब बना देना है कि वो सेम साइड्स का हो, जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीज क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ तो एक तरीका है, इसको सीधा आप मल्टीप्लाई करो। 48 की मल्टीप्लाई किया आपने किसके साथ? 18 के साथ।
16 किया तो सीधे आप क्या सीधा हम क्या करेंगे, इसका सीधा करके फाइंड आउट मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी 48 16 के 13 824 आ जाएगी। इसका अगर आप घन निकालते हो या तो वो तरीका कर लो, आपने इसका पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई किया घन, इसका जो वॉल्यूम होगा और जो क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो दोनों हमें सेम करने हैं। तो हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करने का जो वैल्यू आएगी उसको क्या निकाल देना, आपको क्यूब निकाल देना है। तो क्यूब आप कैसे निकालते हो, या तो आप सीधा इसका क्यूब निकालोगे ऐसे आप फैक्टराइजेशन करके, या एक शॉर्टकट मेथड और है, आप इन तीनों को क्या कर लो सेम क्वांटिटी के अंदर मल्टीप्लाई कर लो। हमारा मल्टीप्लाई करना 1324 आया, इसका आपको क्या निकालना है, क्यूब निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालोगे तो कितनी साइड्स कितनी आ जाएगी आपकी 384 किसका होता है आपका, ये तीन साइड्स या तो आ जाएगा यहाँ पे आप क्या करते हो, जब आपको 6 तक की वैल्यू तक आपको क्यूब रूट निकालना है तो आप 3 वैल्यूज को एज ले सकते हो। और यहाँ पे यूनिट प्लेस पे देखते हो, यूनिट प्लेस पे 4 है, तो किस नंबर के क्यूब के अंदर यूनिट प्लेस पे 4 आता है, एक तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो 4 के क्यूब के अंदर क्या आता है 64 आता है। तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो तो आ जाएगा आपका 4, और यहाँ पर जो 2 डिजिट बच गई है वो कितनी है 13। तो 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो ये जो 13 है वो किससे बड़ा है आपका 2 से तो बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। तो ये आपको यहाँ पे यूनिट, यहाँ पे जो नंबर आएगा ना कौन सा आएगा 2 आएगा, ये किसका हो जाएगा 24 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका क्यूब बनेगा ना उसकी जो साइड्स की लेंथ होगी वो 24 होगी। लेकिन अगर क्यूब निकालने में दिक्कत है या फिर दूसरा तरीका वही है क्यूब निकालने का, तो तुम फैक्टराइजेशन करते हो, यहाँ पे 13 824 की अगर आपको करनी है तो आप बिग नंबर लेके देख लो जिससे ये हो रहा हो, 8 से करके देख लो, या तो तुम ऐसे कर लोगे 13 का आपने क्या निकाल लिया, इस तरीके से फैक्टराइजेशन कर लिया 8 इंटू 8 3 इंटू 3 इसका क्या निकालना है हमें क्यूब रूट निकालना है। तो 3 का पेयर बनाना पड़ेगा, तो इसमें से 8 बाहर आ गया, इन 3 में से 3 बाहर आ गया, 8 3 24। तो आपका जो यहाँ पर इसका 384 का जब 1384 का जब आप क्यूब करोगे ना तो वो क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। अगर फैक्टराइजेशन की मेथड से करोगे तो भी ऐसे आएगा, उस फॉर्मूले से करोगे जो शॉर्टकट होता है तो वहां पे 3 डिजिट को में आप चेक करते हो कि इस तरीके से पार्टीशन कर देते हैं। लास्ट 3 डिजिट में आप देखते हैं कि यूनिट प्लेस जो नंबर है वो किसकी यूनिट प्लेस पे आता है, तो 4 है, तो 4 की जो आप क्यूब करते हैं ना 4 का क्यूब 64 होता है, तो उसकी यूनिट प्लेस पे 4 आता है, तो यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएगा 4 आएगा। तो यहाँ पर जो ये 30 नंबर है ये किसके क्यूब के आसपास है, तो 2 का क्यूब तो होता है आपका 8 और 3 का क्यूब होता है 27। तो हम बड़े वाला तो ले नहीं सकते, हम छोटे वाला लेंगे। तो यहाँ पे जो यूनिट प्लेस पे यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या आएगा 2, तो 24। दो शॉर्टकट है यहाँ पे भी हमने किया नहीं है, अगर आपके मैथ वाले सर ने करवाया तो वहां पे देखना। तो अभी के लिए जिसको ये मेथड नहीं पता है वो फैक्टराइजेशन तो सबको पता है, फैक्टर कर दो इस नंबर के, फैक्टर करने के बाद जो बन के आया 24 बन के आ रहा है। तो आप 24 मल्टीप्लाई 24 करोगे तो वापिस क्या बन जाएगा आपका 13 824 बन जाएगा। तो आपका जो घन है वो क्या हो जाएगा इस लेंथ का हो जाएगा। तो आप क्यूब बनाओगे ना इस ईंट को पिघलाकर, वो किस साइड के लेंथ का बनेगा 24 सेंटीमीटर। आपको यही निकालना था कि इस ईंट को पिघलाकर जो आपके छोटे घन बनाया गया है आपको, तो उस घन की एक भुजा किसके बराबर होगी, तो उसकी भुजा की साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। तो हमें क्या करना था दोनों के वॉल्यूम को इक्वल पुट करना था कि इसको कैलकुलेट करके जो वॉल्यूम आएगा, मतलब तीनों की मल्टीप्लाई करके जो L इंटू बी इंटू एच करके जो वॉल्यूम आएगा वो किसके इक्वल आना चाहिए
ए के क्यूब के इक्वल आना चाहिए, किसी एक साइड के क्यूब के इक्वल आना चाहिए। तो ए का क्यूब हमारा क्या निकल गया, ए निकल गया 24, तो 24 का क्यूब कितना आ गया हमारा 13824। तो ये भी 13824 था, ये भी 13824 था, तो हमारी एक साइड किसके इक्वल होगी 24 की, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भाई हमारे केवीएस पीआरटी 2018 वाले 10 क्वेश्चन हमने टोटली क्या कर लिए, डिस्कस किए हैं। यहाँ पे जो जो फॉर्मूला निकल के आते हैं मैंने साथ साथ में सारा करवा दिया, जो टॉपिक हमारे क्लास में हुए वो भी, जो नहीं हुए वो भी मैंने आपको एक बार बता दिया। फिर भी इन टॉपिक में जिसको भी कोई डाउट हो तो ऑलरेडी काफी सारे टॉपिक मैंने करवा के हमारी स्टडी पोर्टल वाले चैनल पर ऑलरेडी डाले हुए हैं, जो रीजनिंग के कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप देख लेना कि कौन से चैप्टर्स हमारे इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं, किस में आपको डिफिकल्टी है, तो उनको आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, पूछ सकते हो कि मैम इस चैप्टर में मुझे डिफिकल्टी आ रही है, आपने ये चीज नहीं करवाई है, तो प्लीज आप उसको कंप्लीट करवा दें। तो आज हम क्या करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। केवीएस पीआरटी का 2018 के रीजनिंग के सारे क्वेश्चन हमारे डिस्कस हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर केवीएस के ही जो 2017 में 15 में हमारे रीजनिंग जो क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस करेंगे, कुछ नए क्वेश्चन को करेंगे, ताकि आपको क्लियर रहे साथ साथ में कि हमारे प्रिपरेशन कितनी है, आपको किस चीज की प्रिपरेशन या किस टॉपिक को अभी प्रिपेयर करने की जरूरत है। धन्यवाद, थैंक यू। अभी आज के लिए इतना ही कंप्लीट करें।